सॉलिड स्टेट क्लास 12 का पहला चैप्टर है और बहुत ही बेसिक सा वीडियो होगा। आपका जो वर्क है वो ये है कि आपको रेगुलर नोट्स बनाने हैं, बस इतना ही तो काम करना है। जो भी वीडियोज लेक्चर आते हैं उनको रेगुलर आप नोट्स बनाते जाएंगे। हाँ, ये है कि नोट्स आप बनाते टाइम पर अपने साथ अपनी बुक रखेंगे और बुक की हेल्प से आप अपना नोट्स बनाएंगे। करेक्ट। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, जब सॉलिड स्टेट की बात की जाएगी ना, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सॉलिड एक्चुअली में है क्या, इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम इस चैप्टर को। तो सॉलिड अभी तक जो क्लास 9th 10th में पढ़ते आए हैं आप कि सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक क्या पढ़ा आपने कि यार सॉलिड की जब बात की जाएगी ना, तो आप इसको रिलेट करते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जहां पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा उसे आप बोलते थे सॉलिड। जहां पर थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ उसको आप लिक्विड में लेके जाते थे। जहां पर सबसे वीक होता था उसे आप गैस बोल देते थे। यही 3 फॉर्म था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने इसको 3 पार्ट्स में डिसोशिएट किया। पहला था कि जिसमें हाइयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के एकदम क्लोज होगा, वहां पर आप बोलेंगे कि सॉलिड स्टेट है। जहां पर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा उसे आप लिक्विड में लेके जाएंगे, और जहां पर सबसे कम होगा वो गैसियस स्टेट में जाने वाला है। ठीक। अगर हम नॉर्मली समझें तो हमारे पास 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और जस्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी कुछ फोर्स और भी हमारे पास हैं, जैसे वॉन डेर वाल फोर्स है, जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं, है ना। तो अब समझिए आप इस बात को कि आयनिक बॉन्ड है तो आप समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइयर है, हाईएस्ट है। करेक्ट। उसके बाद सेकंड आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है, और लास्ट में जब आप आते हैं कहां पर, कोऑर्डिनेट ही है, उसको तो हम लोग किसी में मान चलते हैं, कोवैलेंट ही मान चलते हैं हम। अगर बॉन्ड और फोर्स की बात करें तो सबसे वीक हो जाता है। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ही है ना, वही है। ठीक। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों के बीच में, तो आपको पता चलता है कि आयनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर है और कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा सा वीक है। पर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि डायमंड। करेक्ट। डायमंड आपका आंसर होगा कि डायमंड जो है वो सबसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आई एम रियली सॉरी, एक मिनट मैं इसको एक किनारे लगा दूं। ठीक। मैंने क्या बोला कि यार सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात की जाएगी तो ये डायमंड हो जाएगा हमारा। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। उससे सोचो क्या इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है इसमें? आयनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता। अगर आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आप खुद से सोचो यार कि अभी तक हम समझ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस है उसके बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैटर ही नहीं करता। फिर तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर करता है? उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो उसको लिक्विड में जाना चाहिए था। यहाँ पर डायमंड को लिक्विड में होना चाहिए या फिर इसको सबसे हार्डेस्ट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट प्रेजेंट है। अच्छी बात है। शुगर कोवैलेंट टाइप का है, हार्ड होता है, आपने देखा है। तो मतलब ये है कि आयनिक बॉन्ड हो, कोवैलेंट बॉन्ड हो, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो कभी कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर हम लोग मेन फोकस करें तो सॉलिड स्टेट में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी विल फाइंड 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब आते हैं चित्र पे हम लोग। अगर हम
On the basis of arrangement of molecules or ions. No? On the basis of arrangement of particles, molecules or ions, it is differentiated into two parts. It is crystalline or amorphous. देख लीजिए उसको पूरा क्रिस्टलाइन एमॉर्फस दो टाइप का है ना। जब रेगुलर अरेंजमेंट होगा, जस्ट अ मिनट प्लीज, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके नाउ स्टार्ट। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की बातें की जानी थी ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जब पार्टिकल्स को रेगुलर अरेंजमेंट में लगा देंगे हम लोग, देखिए इस तरह से कुछ हमने पार्टिकल्स को अरेंज किया। दिस इज अ टाइप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि एक पार्टिकल है उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा, चौथा, फिर उसके ऊपर इसी प्रकार से अरेंज किया हमने। तो इस तरह से हमने इसको रेगुलर अरेंजमेंट को फिक्स कर दिया। इसको हम बोल रहे थे क्रिस्टलाइन। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसके विपरीत अगर हम बात करें कि चलो यार, अगर सपोज है कि कुछ इस तरह से है, बताइए क्या यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट है? अगर यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो सब क्या नाम देंगे फिर? एमॉर्फस। क्या एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की इतनी बातें समझ गया कि क्रिस्टलाइन कब होगा? जब पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे तो क्रिस्टलाइन होगा, और जब रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे तो एमॉर्फस होगा। अब पार्टिकल्स के बीच में आप कितना भी क्लोज कर लीजिए इनको, मैंने क्या बताया कि अगर आपने इनको इस तरह से कुछ अरेंज किया, ये रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, और रेगुलर अरेंजमेंट करने के बाद भी इनके बीच में कुछ क्या होता है? अनऑक्यूपाइड स्पेस बच जाता है, और उस अनऑक्यूपाइड स्पेस को क्या बोलते हो? वॉइड्स बोलते हो। अब फिर से देखो कि दोनों में वॉइड्स प्रेजेंट हैं, एमॉर्फस हो चाहे क्रिस्टलाइन, लेकिन वॉइड्स का जो स्पेस है वो जहां पर थोड़ा कम है और यहां पर थोड़ा ज्यादा है। और अच्छी तरह समझते हैं कि जहां पर वर्ड्स ज्यादा बनेंगे वो सॉफ्ट होगा, जहां पर वर्ड्स ज्यादा बनेंगे सॉफ्ट होगा, जहां पर वर्ड्स कम बनेंगे वो हार्ड होगा। टेम्परेचर भी इस पर डिपेंड करेगा, कौन सा जल्दी मेल्ट करेगा, कौन सा जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। जल्दी मेल्ट करेगा ना, सॉफ्ट होगा जल्दी मेल्ट करेगा, हार्ड होगा जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, देयर इज टू कैरेक्टर्स। Amorphous solids are isotropic, while crystalline solids are anisotropic. What is isotropic and anisotropic characters? Those substance which shows similar properties with all directions. Those solids which shows similar property with all directions, these are isotropic. And those shows different properties with different sides or different directions. जो सभी दिशाओं से एक समान गुण दिखाएंगे वो आइसोट्रॉपिक है, और जो सभी दिशाओं से समान गुण नहीं दिखाएंगे वो एनाइसोट्रॉपिक होंगे। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक। अब समझिए इनके बीच का डिफरेंस आप खुद से करेंगे। एक मिनट, सॉरी मैंने क्या बताया कि क्रिस्टलाइन के बीच में, एमॉर्फस के बीच में बुक में आपके दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में पहले दूसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना, आइसोट्रॉपिक कैरेक्टर्स पे, इनआइसोट्रॉपिक कैरेक्टर्स पे डिफरेंशिएट करेंगे आप। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे करेंगे, इनको कट करने पर क्या मिलता है वो करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है, नहीं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन में, और शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है। ये सब बातों पर वहां पर दिया हुआ है, आराम से पढ़िए, उसको लिखिए, समझिए, जहां प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिए। करेक्ट।
अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की पूरे चैप्टर में बात होगी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की पूरे चैप्टर में बात होगी, जिसको समझना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होगा इस चैप्टर में। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल समझ लेंगे, हमको पूरा चैप्टर, पूरा इंटायर चैप्टर बहुत आसान लगेगा। स्टार्ट करें। अगर हमने पार्टिकल्स की खुद के कैरेक्टर पर देखिए, पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, पार्टिकल्स के नेचर के अकॉर्डिंग हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास 4 प्रकार के सॉलिड होंगे। ये सॉलिड कौन कौन से होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो फर्दर डिवाइड होगा इन 3 पार्ट्स में, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। करेक्ट। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात होगा हमारा आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। थर्ड होगा हमारा का मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ होगा हमारा कोवैलेंट सॉलिड, जिसे आप नेटवर्क सॉलिड भी नाम देंगे। समझ गए? 4 प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, और भूल गए क्या हम लोग? एक मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवैलेंट और नेटवर्क। 4 प्रकार से हो गए ना। चारों की बातें करें, सिंपल है। आयनिक सॉलिड है, आयन से बना होगा, जो आयन से बनेगा वो चार्ज फ्लो नहीं करेगा उसमें। सॉलिड स्टेट में उसके तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसको हमने मेल्ट कर दिया, अगर हमने इसको लिक्विड में डिजॉल्व कर दिया तो फिर चार्ज को फ्लो करेगा। और जो ऐसी कंडीशन उसमें जो मेल्टिंग फेज में या फिर लिक्विड फेज में चार्ज फ्लो करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, पता ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैरेक्टर किसमें होता है? आयनिक सॉलिड में। मेटालिक सॉलिड कहेंगे आप, तो मेटालिक सॉलिड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होगी? मैं ऐसे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब बातें तो किताब से पढ़ के भी आ जाएंगे आपको। जो मेन आएगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक। तो आज थोड़ी सी बातें करके फिर हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन हाँ, ये सारी बातें आप लोग नोट करेंगे कॉपी में, ठीक। मेटालिक सॉलिड मेटल्स का बना होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनका बना होगा। और मैलिएबल प्रॉपर्टी होगी, डक्टाइल प्रॉपर्टी होगी, चार्ज गजब का फ्लो करेंगे, हीट गजब का फ्लो करेंगे, हार्ड होंगे, काफी ज्यादा हार्ड होंगे। ये नहीं क्या है, लिक्विड में घुलने वाले होंगे, समझ रहे हैं? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा इनका। तो ये बातें आप समझ रहे हैं। एक मिनट, यही डिस्टर्बेंस तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर आप बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स का बना होगा H2O2, N2Cl2, NH3, H2O, SO2, etc. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनका बना होगा। और चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा वीक ही रहेगा, आयनिक सॉलिड से तो वीक ही होगा। मैलिएबल डक्टाइल प्रॉपर्टी का सवाल ही नहीं उठता। और 3 पार्ट्स में डिसोसिएट किए गए हैं। ये तीनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर होते क्या हैं? मैंने बात कर लिया SO2 की बात कर लिया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन के कंपेरिजन में सल्फर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना, तो एरो बनाएंगे कुछ इस तरह से, डायपोल मोमेंट का जो एरो बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। और जब डायपोल मोमेंट 180 डिग्री पर चला जाता है तो वहां पर पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। बोलते नहीं बोलते? ये क्या कर रहे हैं, क्या मैंने क्या बताया कि जब डायपोल का जो एरो है 180 पे चला जाएगा तो अलग ही चल रहा है लोगों का। चलिए सॉरी यार, हाँ क्या हो जाएगा बताओ? ये 180 का होने का मतलब ये है कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और इससे ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर की बात करेंगे, HCl है आपके सामने, बोलिए यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, और जहाँ पर डायपोल क्रिएट होगा वो पोलर है। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? When the electronegativity difference between the molecules is 0, when the electronegativity difference between the molecules, between the particles, between the ions is 0,
these are called as a non-polar, and when the electronegativity difference between the particles is not zero, now these particles are, or these molecules are called as the polar molecules. Hydrogen bonded, fluorine, oxygen and nitrogen, these are highly electronegative atoms, and this shows a weak force of attraction between their molecules. जैसे मैं बात करूं H2O के पास, वाटर हमारा H2O दूसरी H2O के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और इस प्रकार के जो अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जहां पर फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये तीनों पार्टिकल्स आपके हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे। करेक्ट? मतलब कह सकते हैं कि आइस एक प्रकार का क्या हो गया? आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है कि नहीं? अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। लास्ट की बात करें अगर हम लोग कोवैलेंट और नेटवर्क डायमंड की बात हमने सीखी है। हमने सिलिकॉन कार्बाइड को देखा, सिलिकॉन ऑक्साइड को देखा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, शुगर की बात हमने की ही थी। इन पार्टिकल्स के जब हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ना, तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट दिखता है आपको, बहुत बड़े बड़े से पार्टिकल्स दिखते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर देखा ना आपने? मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि यार सबसे हार्डेस्ट है डायमंड आपका, और कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, आपने देख ही लिया यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं। सो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, पार्टिकल्स के नेचर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स मिल रहे हैं हमको वो हम पढ़ रहे हैं। अब जो पार्टिकल्स कैटिनेशन कर सकते हैं, जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन का अरेंजमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का फॉर्मेशन वही करते हैं जो कैटिनेशन अर्थात जो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने की प्रॉपर्टीज रखते हैं खुद के साथ। तो सिलिकॉन हमारा है ही है, कार्बन है ही है ना, तो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो सॉलिड्स के टाइप्स की बात हो गई आज, सॉलिड क्रिस्टलाइन वापस होगा, उनके डिफरेंशिएशन की बात हो गई। तो अब आपको करना क्या है? इन सारे चीजों को लिखना है और लिख करके हमको व्हाट्सअप करना है। अगर चलिए मिलते हैं फिर, व्हाट्सअप जरूर करेंगे आप लोग, ठीक? और नोट्स की स्टार्टिंग करेंगे। नोट्स गजब का बनाएंगे, बुक आपके साथ होगी, और बुक्स की हेल्प से, वीडियोज की हेल्प से आप गजब का नोट्स बनाएंगे। करेक्ट? चलिए